चल ठीक है। तो हम लोग को यही देखना था कि जयशंकर प्रसाद की चर्चा हमने किया और उसमें हमने बताया कि जयशंकर प्रसाद जो रोमांटिसिज्म के लेखक हैं, कितनी कहानी लिखी? 69 कहानी, जो 69 कहानियां इनकी है। और इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे अगर आप देखें, इनकी कहानियां छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, है ना, आकाशदीप, ये सारी इनकी कहानियां हैं। आंधी, इंद्रजाल, है ना, आंधी, इंद्रजाल, ये सारी इनकी कहानियां आप देखोगे। इनकी पहली कहानी 1911 में आई जिसका नाम था ग्राम। इनकी पहली कहानी कब आई? पहली कहानी कब आई? 1911। उसका नाम था ग्राम। तो उसी से ही पता चलता है कि ये किसी जो गांव की कहानी होगी। भैया 1915 के बाद शुरू हुआ तो फिर मक्खी बिठा दिए। मुंशी प्रेमचंद भी 1907 में कहानी लिख दिए थे। हैं? नहीं लिखे थे जमाना पत्रिका में, उर्दू में? भाई भैया मेरे समय 15 में, उस समय तो मैच्योर बॉय हो गए थे, अभी तो नए नए लड़के हैं ना। वो 1907 में लिख रहे, 1911 में लिख रहे हैं। आगे बात समझ में। हिंदी साहित्य को मैथ के हिसाब से मत पढ़ना। यहाँ ओवरऑल चलेगा कि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत माइनस, अगर जैसे अच्छा ऐसा था तो ऐसा कैसे हो गया? नहीं देखो अभी अभी आपने देखा। हाँ, हाँ वो सीक्वेंस आपने पढ़ा, लेकिन अगर आप देखें तो उस सीक्वेंस में आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानी को नहीं पढ़ा था। पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। लेकिन जब आप मुंशी प्रेमचंद पे आए तो क्या पढ़ा आपने? कि जमाना जो पत्रिका थी उर्दू की, उसमें उनकी कहानी छपी, है ना, जो सबसे पहले। कौन सी कहानी थी? कौन सी कहानी थी? सबसे अनमोल रतन। देखिए, जो सबसे अनमोल रतन, ये उनकी कहानी, लेकिन उससे कोई प्रसिद्धि नहीं मिली। यही बात यहाँ पे उर्दू पत्रिका में छपी थी जमाना में। कहानी हिंदी में ही थी, लेकिन छपी उर्दू की पत्रिका में थी। ठीक है। ऐसा होता है कि अगर पत्रिका और किसी, उर्दू और हिंदी एक दूसरे की जो मेल जोल से ही इनका सहयोग रहा है, तो ये चीज दिखाई देती है। अब 1911 में इनकी कहानी छपी ग्राम। ठीक है। और अगर आप देखें तो इनकी कहानी आकाशदीप पुरस्कार और मधुआ, आकाशदीप पुरस्कार, मधुआ, और एक कहानी इनकी थी गुंडा। कहानियों में तो मजा ही आता है, कहानी पढ़ने लगे हो तुम्हारा बहुत मजा आएगा। उपन्यास को पढ़ना है तो उपन्यास क्या है? पूरे जीवन का वृत्तांत है उपन्यास। कहानी किसी एक अंक का वृत्तांत होती है, यही अंतर होता है। उपन्यास क्या होता है? पूरा बगीचा है जहां अलग अलग प्रकार के पेड़ है। कहानी क्या है? गमला है जिसमें फूल खिलते हैं छोटे छोटे। तो कहानी उपन्यास में अंतर है। ठीक है। तो ये चीज समझना पड़ेगा किस तरीके से यहां पर ये दिख रहा है। ठीक। और अगर आप देखें तो जो इनका दृष्टिकोण है वो मुंशी प्रेमचंद से अलग है। क्यों? क्योंकि इनके यहां चेतना में राष्ट्रवाद, इनके यहां जो भी रचनाएं उसमें राष्ट्रवाद आपको दिखाई देगा और सांस्कृतिक आदर्शवाद। क्या क्या दिखेगा? राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक आदर्शवाद। राष्ट्रवाद दिखाई दे रहा है और सांस्कृतिक आदर्शवाद, ये दोनों चीज दिख रही है। जब ये दोनों चीज दिखाई देगी तो इसका मतलब क्या है कि इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना को उठाने का प्रयास दिखेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है। तो इनकी कहानी में केंद्रीय विषय क्या होगा? देश प्रेम होगा। क्या होगा? देश प्रेम। और इस देश प्रेम को उठाने के लिए अतीत की पृष्ठभूमि चुनेंगे। इस देश प्रेम को उठाने के लिए, अब देखना, ये इनके जो नाटकों में भी दिखाई देगा, उपन्यासों में भी दिखाई देगा।
देश प्रेम को जगाने के लिए अतीत से प्रेरणा लेंगे। क्या करेंगे भाई? अब अतीत में ऐसे नायक ढूंढेंगे जिन्होंने अपने देश के लिए बड़े से बड़ा बलिदान किया होगा, जैसे स्कंदगुप्त, जैसे चंद्रगुप्त। नहीं, नायकों से बात होगी, इसलिए इनके यहां ये बात आपको दिखाई देगी। ठीक है, और क्या दिखाई देगा? इन्होंने व्यक्ति के मन के भीतर, इसके पहले चर्चा हुई कि ये मन में क्या चल रहा है व्यक्ति की, उस पर बात करना पसंद करते हैं ज्यादातर। ये सामाजिक यथार्थ जो आपने मुंशी प्रेमचंद के यहाँ देखा था, ये सामाजिक यथार्थ से ज्यादा व्यक्ति के मन के भीतर की भावनाओं पर बात करना चाहते हैं कि मन के भीतर क्या चल रहा है। जैसे अगर आप देखें, इनकी एक कहानी है आकाशदीप। आकाशदीप कहानी, ये देखिए यहां पे हमने लिखा, कोई समय में नहीं लिखा है हमने, किस समय आई क्या है वो नहीं लिखना। आकाशदीप कहानी में देखोगे तो आपको इसकी नायिका है चंपा। तो चंपा नाम बहुत अच्छा है, चंपा चमेली, चमेली मूवी भी आई थी है ना। हाँ, चंपा। तो इनकी नायिका कौन सी है? चंपा। चंपा जो है अगर आप देखें आकाशदीप की नायिका है, और वो अपने प्रेमी से बहुत प्रेम करती ही है, जो उसका नायक है उससे प्रेम करती है। बाद में पता चलता है कि वो प्रेमी हत्यारा है। ये हकीकत मूवी अगर आपने देखी हो एकदम सेम उतर आएगी इसी पे। हकीकत मुझको लगता है इसी पे लिखी गई है, हकीकत मूवी अजय देवगन वाली, जहां वो अपराध करता है, बाद में हीरो बन के आता है तो एक विधवा के मांग में सिंदूर भर देता है। नहीं, नहीं देखी मूवी, देखी नहीं तुम लोगों ने हकीकत आज तुम, अब हल्का से तुम लोग आज फ्री हो ना। हाँ, और तब्बू रहती है उसमें, तब्बू रहती है उसमें जो नायिका, और वो किसी कारणवश विधवा हो जाती है। अजय देवगन पहले जो गुंडा रहते हैं, फिर बाद में उन कहते हैं कि मैं अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। बाद में उनकी फाइल मिलती है तो अधिकारी उस फाइल को फेंक देता है कि ये अच्छा आदमी हो गया, इसके बारे में कुछ नहीं करना है। तो ये यहां पर आपको दिखाई देता है। तो चंपा को पता चलता है कि ये हत्यारा है, वो अंतर्द्वंद में फंस जाती है। प्रेमी भी है, प्रेम भी करता है, वो अटूट प्रेम करता है, अंतर्द्वंद में जो फंसती है, और फिर वो ये सोचती है मैं इसकी हत्या कर दूं, अपने प्रेमी की। क्या सोचती है? हत्या कर दूं, हत्या करने का निश्चय करती है, लेकिन हत्या नहीं कर पाती। ये है कहानी आकाशदीप। मतलब इनकी नायिका अगर ये जान गई कि तुम गलत हो तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। ये वो नायिका नहीं है कि जो पैसे के लिए कुछ भी कर देगी। आज के समय तो नायिका का अलग ही दृष्टिकोण चल रहा है, जब तक जेब में पैसा तब तक है नायिका साथ। नहीं संदीप, कम लोग बचे हैं अभी, अब ऐसे नहीं है जो, हाँ ऐसी प्रजाति लुप्त हो गई है जिसके मतलब ये अभी ऐसे लोग जो ढूंढे नहीं मिलते तो ये चीज यहां दिखाई देगी। अच्छा, फिर दूसरी कहानी लो, पुरस्कार। पुरस्कार कहानी बहुत अच्छी है। पुरस्कार कहानी में जो नायिका उसका नाम है मधुलिका। देखो ये सब नाम फिल्मों में इस्तेमाल हुए खूब। भूल भुलैया की जो नायिका उसका नाम मधुलिका ही है। हाँ तो वही मंजुलिका यहीं से निकला होगा, मधुलिका से ही मंजुलिका। तो मधुलिका नायिका है। और अगर आप देखें तो मंधुलिका को क्या पता चलता है, जो मधुलिका को, कि वो जिससे प्रेम करती है वो राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्र का उसने बहुत बड़ा द्रोह किया है। और फिर उसके भीतर ये होता है कि भाई मैं अपने प्रेमी के प्रति जाऊं कि राष्ट्र के प्रति जाऊं। अब इनकी नायिका है और राष्ट्र के प्रति ही जाएगी, प्रेमी जाए भाड़ में। हाँ हाँ, सब अब तुमको सब वहां, आप जब स्कंदगुप्त पढ़ाओगे तुम अपने आप पकड़ लोगे कि क्या ही है। एक बार रचनाकार की रचना दृष्टि पकड़ लो, कुछ नहीं है, तुम जाके वहां पे लिखते चले जाओगे तो सब याद आ जाएगा।
रचना दृष्टि पकड़ में आ गई जयशंकर। अब जयशंकर प्रसाद पे कोई प्रश्न पूछेगा, क्रक्स यही रहेगा, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक आदर्शवाद, देश प्रेम जगाने के लिए अतीत का विषय, यही 4-6 लाइन है जिसको जिसको मिला के लिखते जाना है। आई बात समझ में? तो ये चीज आपको दिखाई, इसमें क्या दिखता है, जो मधुलिका को पता चलता है कि वो राष्ट्र विरोधी है, तो फिर उसके भीतर भी अंतर्द्वंद शुरू होता है। अब ये अंतर्द्वंद है कहां, मन के भीतर है ना। मैंने आपको पहले बताया कि जयशंकर प्रसाद मन के भीतर में क्या चल रहा है उस पर बात कर रहे हैं। अब मन के भीतर द्वंद हो रहा है, क्या करे, तो वो क्या करती है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राज्य के अधिकारियों को सूचना दे देती है कि मेरा प्रेमी यहीं पे है, आओ इसको पकड़ लो। ठीक है, और जब उसको पुरस्कार देने की बात आती है तो बोलती है कि अब मैं अपने लिए भी प्राणदंड मांगती हूं, कि मुझे भी मार दो। मतलब प्यार तो करते हैं लेकिन कर्तव्य से गद्दारी नहीं, देश गद्दारी नहीं। नायिका में एकदम इनकी अद्भुत रहती है, नायिका में तो इन्होंने एकदम 0 टॉलरेंस रखा है। इनकी नायिका बेहतर से बेहतर होगी। जयशंकर प्रसाद के जो भी नारी चरित्र हैं, एक तो पहले आप उसके बारे में सुन के ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इतनी आकर्षक सुंदरतम होगी नारी, तुम केवल सत्ता हो, अरे बढ़िया एकदम खूबसूरत होगी, उसको देखने में अच्छे अच्छे लोग पिघल जाएंगे। तो ऐसी नारी होगी जो आकर्षक होगी, पहली बात। प्रभावशाली होगी, इनके नारी चरित्र की जो नारी चरित्र हैं मजबूत हैं, पुरुषों से ज्यादा मजबूत दिखाई देंगी इनकी महिलाएं। देवसेना एक समय स्कंदगुप्त को ओवरटेक कर जाती है। स्कंदगुप्त उसके सामने कहता है कि हम और तुम एक जगह अलग चल के रहते हैं, मैं सब कहती है मजाक नहीं चल रहा यहाँ। स्कंदगुप्त पागल हो जाता है, कहते पैर पकड़ लेता हूँ चल मेरे साथ। स्कंदगुप्त जो पढ़ोगे तुम नाटक उसमें यही होगा। कहते हैं बहुत लड़ाइयां लड़ ली, अब चलो, अब हो गया, सब तो जीत लिया, अब क्या कर रहे हैं, कि ना अब हम लोगों के लिए कुछ करेंगे। अरे कितना करेंगे, अपने लिए कब करेंगे। तो इनके यहाँ की नायिका क्या करेगी, एक तो जो मजबूत होगी, प्रभावशाली होगी, आकर्षक होगी। कैसी होगी, प्रभावशाली और आकर्षक। आप देखो ना, जो बाहुबली में जो शिवगामी को देख लो और देवसेना को देख लो, दोनों अमिट छाप छोड़ गई मूवी में। शिवगामी तब तक अपने पुत्र के साथ में थी जब तक उसको सच्चाई नहीं पता चली, और जैसे ही सच्चाई पता चली शिवगामी का कैरेक्टर एकदम अचानक बहुत तेजी से ऊपर चढ़ गया। परमात्मा इस बालक को बचा लेना, भले ही मेरे प्राण ले लेना, ये कैरेक्टर है। और ये चीज अगर आप देखेंगे कि एस चंद्रमौली की जो भी मूवी होंगी, लगता है कि वो जयशंकर प्रसाद को घोट के पिया है वो आदमी। तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि यहां पर जो इनके चरित्र होंगे वो प्रभावशाली होंगे, और वो किसी भी स्तर का त्याग करने के लिए तैयार होंगे, किसी भी स्तर का समर्पण, बड़े स्तर का समर्पण। महिलाएं, अभी तो महिलाओं बात कर रहे हैं, बड़े स्तर का समर्पण करेंगी। और अगर आप देखें जब ये समर्पण करेंगे तो पढ़ने वाले देखने वाले के ऊपर अमिट छाप पड़ेगी, क्या क्या त्याग किया है। शिवगामी को तीर लग गया, देवसेना जेल में बंद है, बाहुबली को आना ही होगा। नहीं आएंगे मेरे करण अर्जुन। जितने जगह ये तुम देखोगे जहां महिला थोड़ी स्ट्रांग दिखाई देगी तो समझो कि वहां छाया है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें दिखाई देगी। ठीक, इससे पहले इतने प्रभावशाली पात्र जो महिलाओं के कहीं नहीं दिखते हैं जितने जयशंकर प्रसाद के यहां दिखते हैं। ये भी बात समझ लीजिए, जितना बेहतरीन जयशंकर प्रसाद ने महिलाओं के साथ न्याय किया है अपने पात्रों के साथ, उतना इसके पहले कुछ भी आपको कहीं नहीं दिखाई देता।
ठीक है। इनकी शैली कैसी है? वर्णन करने वाली शैली है। किस तरह से ये अपनी कहानियां कहते हैं? वर्णनात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली। तो वर्णनात्मक शैली का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं किसी घटना का वर्णन आपके सामने करता चला जाऊं इस तरीके से। वर्णनात्मक शैली, वर्णन करने वाली शैली। जैसे मैं गया, वहां पे बड़ी अच्छी शादी का वो था, पंडाल बड़ा अच्छा था, वहां जैसे घुसा 56 प्रकार के भोग की व्यवस्था थी, सब खा रहे थे, देखते देखते एक नायिका दिखाई दी, बड़ी सुंदर थी। इसको कहते हैं वर्णन। यात्रा वृत्तांत है, वो दूसरी चीज है। वो तो यात्रा वृत्तांत आके जो जो हम लिखते हैं। ये वर्णन शैली का मतलब क्या है? इनके यहाँ अधिकतर जो घटनाएं आएंगी उसका वर्णन होगा। जो भी चीजें रखेंगे मुख्यतः वर्णन की शैली में। इन्होंने अपने यहाँ वर्णन शैली का इस्तेमाल किया अधिकतर। ठीक है। और इसके अलावा कुछ इन्होंने पत्र शैली में भी लिखा है। पत्र शैली मतलब जैसे लेटर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो पत्र शैली में भी लिखा है। और कुछ ऐसी भी लिखी है जहां पर अगर आप देखें आत्मकथा शैली में भी लिखा है। तो वही लिखते जाना ये सब आत्मकथा शैली। मतलब जब व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखता है तो ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ मेरे साथ, ऐसा मैं यहां गया तो ये हो गया। आत्मकथा कैसे लिखते? अपने बारे में। और कुछ इनकी इनकी कहानियां ऐसी हैं जहां पर संवाद शैली या एक दूसरे से जो बातचीत वाली शैली है उसका। जैसे अगर आप देखो तो आकाशदीप कहानी में आपको दिखाई देगा, जहां पर संवाद शैली का मतलब समझ पाए क्या? जहां आपस में, हाँ, जो संलाप शैली भी बोलते हैं, संवाद शैली, संलाप शैली, है ना, जहां पर डायलॉग होगा। मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, जहां भी डायलॉग होगा, जहां भी चीजें होंगी, वहां पर बड़ा अच्छा प्रभाव पैदा होने लगता है। ठीक है। और अगर आप देखिए तो इनकी कहानियों की जो भाषा है, भाषा बहुत ही काव्यात्मक है और भावमयी है। भाषा कैसी है? काव्यात्मक है और भावमयी। इसका मतलब क्या हो गया भाई? भाषा पढ़े लगेगा कि कविता पढ़ रहे हैं। कविता पढ़ने वाला भाव आपको गद्य में मिलेगा। काव्यात्मक और भाव मतलब बहुत भाव से। अब जो भावमयी, लोग कहते हैं भावमयी का मतलब भावनात्मक और जो भावमयी, ठीक एक ही बात है। हाँ, भावमयी का मतलब क्या है कि जब आप पढ़ते हैं तो भावनाओं से भी रूबरू होते हैं। आखिर क्यों मधुलिका ने ये कहा कि भाई मेरा जो प्रेमी है वो विद्रोही है, या उसके उसके द्वारा ये किया गया, है ना। तो इस तरीके की चीजें, मतलब इनकी भाषा में अगर आप देखें दो चीजें, एक तो काव्यात्मकता, काव्य के जो गुण होते हैं उसको इन्होंने गद्य में पैदा कर दिया। ठीक। और दूसरा भावमयी भाषा, भावमयी। और इसके बाद इसमें बिंब, प्रतीक, ये सारी चीजें आने शुरू हो जाएंगी। लय, बिंब, प्रतीक और लय। अगर इनकी भाषा काव्यात्मक है तो उसमें बिंब बनेगा कि नहीं? बिंब मतलब क्या होता है? चित्र बनना। ठीक है। जो प्रतीकों का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जहां वो अस्पष्ट रूप से उसकी बात करना चाहते हैं, रहस्य कुछ होंगे तो उनको प्रतीकों के रूप में भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और लय मतलब जिसको पढ़ने में एक लय बन जाए। हाँ है। जो प्रतीक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए सूर के यहाँ अगर आप देखें तो कृष्ण काव्य धारा में भगवान कृष्ण जो ब्रह्म के प्रतीक हैं और गोपियां जीव की प्रतीक हैं। इसका मतलब क्या हो गया? जो प्रतीक हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं जब किसी रहस्यमयी बात को या जो गूढ़ बात को सीधे नहीं प्रस्तुत करना होता, तो उसको हम प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं।
तो इनके यहाँ आपको एक तो बिंब दिखाई देगा, जो बिंब मतलब चित्र, कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा नायक खड़ा हो गया, फांसी चढ़ रहा है। अचानक नायिका कह रही नहीं मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, मुझे प्राण दंड दो। लो, अरे तो क्यों पकड़वाया? जब तुझे प्राण दंड ही चाहिए था तो क्यों पकड़वाया? अब ये लगता है, और माना भी जाता है कि वही रचना सफल होती है जिसमें बिंब बनाने की क्षमता हो, जिसमें थोड़ा लय हो। जब आप पढ़ने लगे तो लय आ जाए, एक मोशन बन जाए, जुगति बन जाए, उसको कहते हैं लय। अगर काव्यात्मकता होगी, भावमयी होगी, तो ये सब होगा ही होगा। क्या क्लियर? तो इसके अलावा अगर आप देखें अतीत का वातावरण, ये क्या करते हैं, इनके यहां जो भी आपको कहानियां मिलेगी उसमें अतीत का वातावरण रहेगा, क्योंकि वातावरण जब तक नहीं बनाओगे तब तक माहौल ही नहीं बनेगा। खाने पीने से पहले थोड़ा वातावरण बनाना पड़ता है ना, माहौल बनाना पड़ता है, इनरिच थोड़ा सा माहौल। कैसे माहौल बनाते हैं? हल्की हल्की लाइट, हल्का हल्का म्यूजिक, उसके बाद जगजीत सिंह की गजल, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, आजकल नया चल रहा है। अब जो भी चल रहा हो, मतलब हल्का हल्का जो मध्यम मध्यम म्यूजिक। अकेले सुना ला, तो समझो। तो वातावरण का प्रयोग भी अगर नहीं करेगा कहानीकार अच्छा, तो कहानियां अच्छी बनेंगी नहीं। इसीलिए ये पीछे से वातावरण लेकर आते कि विद्रोह हो रहा है, विद्रोही है, ये है वो है, अच्छा फिर सेनाएं लड़ रही हैं, तड़ 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 सेनाएं लड़ते हुए एक ने कहा कि नहीं अब तो कुछ नहीं होगा, आक्रमण जरूर होगा इनके यहाँ। और जब आक्रमण होगा तो जो नायक है उसको या तो अपने देश की सेवा करनी है, नहीं तो प्रेम करना है। अब जहां वो प्रेम करता है, उसकी प्रेमिका कह देगी अभी मैं तुमसे प्रेम ही नहीं करती, करती रहेगी लेकिन मना कर देगी। अब इस वातावरण में इनका बहुत बड़ा रोल है, अतीत के वातावरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इन्होंने उस समय की परंपरा में जहां पर सामाजिक यथार्थ ही लोग दिखा रहे थे, उस समय इन्होंने मानसिक यथार्थ को उभारा, ये बड़ी बात है। इन्होंने मानसिक यथार्थ को उभारा, है ना, मानसिक यथार्थ को उभारने का काम किया, ठीक है, मानसिक यथार्थ को उभारने का प्रयास किया। और आगे चल के इन्हीं की परंपरा में बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने मानसिक यथार्थ को उभारा, उसमें बहुत रचनाकार हिंदी साहित्य में, जैसे जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञे, ये सारे लोग इसी पे ही चले हैं। जैनेन्द्र, जैनेन्द्र तो जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे ना, मैं तुमको पढ़ाऊं, मजा आ जाएगा तुमको। जैनेन्द्र की रचनाएं हैं त्याग पत्र, जो सुनीता, बड़ा मनोविज्ञान, एकदम पता नहीं क्या चल रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, ये पूरा दिखेगा, अद्भुत। जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, इलाचंद जोशी, हाँ, और अज्ञे, ये परंपरा। अब आप ये देखो, मानसिक यथार्थ की परंपरा जयशंकर प्रसाद ने शुरू की और जो आगे बढ़ चली। आगे अल्टीमेट है, आगे तो गोता लगवा देते हैं, लगता है मजा ही आ गया, ठीक है, ये चीज आपको दिखेगी, ठीक है। हो गया, जयशंकर प्रसाद भी गए, अब उत्तर प्रेमचंद आइए। उत्तर प्रेमचंद 1936 से 1955, देखो इसमें क्या है। अब फिर बड़े भैया ने कह दिया कि ऐसा है छोटे भैया अब तुम निकलो, अब तुम लिखो अपना बढ़िया, जो नाटक लिखो और जो मन करे वो करो, उपन्यास उपन्यास थोड़ा लिख लो। अब यहाँ हमारे पास ही बागडोर रहेगी कहानी की, मतलब वो हमारे नाम पे ही चलेगा। इसका मतलब क्या है, इस पूरे दौर में मुंशी प्रेमचंद ही छाए रहे और आगे चल के नामकरण में भी उन्हीं का ही नाम रहेगा। अभी आपने पीछे पढ़ा था प्रसाद और जो मुंशी प्रेमचंद का युग, या मुंशी प्रेमचंद और प्रसाद का युग, है ना। अब आप देख रहे हैं केवल प्रेमचंद। इसमें अगर आप देखिए उत्तर प्रेमचंद का जो युग है, इसमें दो विचारधाराएं, एक तो मार्क्सवाद और दूसरा मनोविश्लेषणवाद।
मार्क्सवाद और दूसरा मनोविश्लेषणवाद। मार्क्सवाद और मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। और जो धारा मार्क्सवाद से प्रेरित है उसको कहते हैं प्रगतिवाद। क्या कहते हैं? प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद का मतलब क्या है? जहां पर मार्क्सिस्ट फिलॉसफी होगी, जहां सर्वहारा वर्ग की बात होगी, जहां पर यह कहा जाएगा कि साहित्य का उद्देश्य समाज के अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करना है, भाषा नहीं कंटेंट की जरूरत है। भाषा मजबूत हो उससे नहीं मतलब है, हमें लोगों तक पहुंचाना है अपनी बात। एक विचारधारा क्या कहलाएगी? प्रगतिवादी, या उसको कह सकते हैं समाजवादी, ठीक है। और दूसरी जो विचारधारा है वो सिगमंड फ्रायड से प्रेरित है, जिसको मनोविश्लेषणवादी कहते हैं। ये सिगमंड फ्रायड, ये सिगमंड फ्रायड, फ्रायड की विचारधारा, ठीक है, जिसे हम मनोविश्लेषणवादी कहते हैं। ये क्या कहता है कि हर व्यक्ति अपनी काम चेतना से ही चलता है। काम चेतना का मतलब इसने बताया लिविडो। ये कहता है हमारे अवचेतन मन में यही चलता रहता है, ठीक है। तो एक विचारधारा हो गई मार्क्सवाद की, एक विचारधारा हो गई मनोविश्लेषणवाद की, ठीक। क्या क्लियर है बात? तो ये कहानी क्या कहलाएगी? प्रगतिवादी कहानी, या इसको आप कह सकते हो समाजवादी कहानी, ठीक है। और ये वाली कैसी कहानी? मनोविश्लेषणवादी कहानी। कैसी? मनोविश्लेषणवादी कहानी। मनोविश्लेषणवादी कहानी, मनोविश्लेषणवादी कहानी। अब समझो, अब इसमें क्या होगा? जो समाजवादी कहानी है, इस समय क्या है, मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी थी, जो मार्क्स की विचारधारा थी, उसने हिंदी साहित्य में भी असर डाला। अब हिंदी साहित्य में जब असर डाला तो इस विचारधारा के कारण यहां पर समाजवादी कहानियां आई। कहानियों का उद्देश्य क्या होगा? कि जो भी वंचित वर्ग होंगे उनको एकजुट दिखाया जाएगा, और वंचित वर्ग मिलके जो सर्वहारा वर्ग जो एक साथ मिलेगा और जो शोषक वर्ग है उसको समाप्त करेगा, या चेतना पैदा करने का प्रयास करेगा कि भाई सब उठो, सब जागृत हो। इस विचारधारा में यही आपको दिखाई देगा। यहां पर यही कहा जाएगा कि जीवन का यथार्थ आर्थिक परिस्थितियों में ही खोजा जाएगा। जीवन का यथार्थ कहां से मिलेगा? जीवन का यथार्थ आर्थिक परिस्थितियों में खोजा जाएगा। खोजा जाएगा। जीवन का यथार्थ आर्थिक परिस्थितियों में खोजा जाएगा, ठीक है। हर जगह आर्थिक परिस्थितियां, मतलब इनका ये कहना है कोई भी कहानी है या कोई भी साहित्य, उसका यही उद्देश्य होना चाहिए कि वर्गों का जो शोषण हो रहा है उसको समाप्त करने की वो प्रेरणा प्रदान करे, या वर्गों के शोषण को समाप्त करे और दमन का विरोध करे। क्या चाहेगी ये? वर्गों का शोषण, शोषण समाप्त, या वर्गीय चेतना पैदा करे। वर्गीय चेतना मतलब लोगों को एकजुट करे, वर्गीय चेतना पैदा करे, दमन का विरोध करे, ये इनका उद्देश्य होगा। ऐसे लोग ये इस बात को रखेंगे कि जो शिल्प पक्ष है उसका कोई महत्व नहीं है। इनके यहां शिल्प पक्ष बिल्कुल गौड़ होगा। जो शिल्प पक्ष गौड़ होगा, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं,
कुछ मतलब नहीं है। तुम सुंदर लग रहे हो नहीं मतलब है, तुम सुंदर हो क्योंकि तुमने शोषण किया है। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई तूने रंगो आप, खाद का तूने खून चूसा अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। जो तो सुंदर हो ना, ये तुम खून चूसा है तुमने। मुंशी प्रेमचंद 1936 का गोदान लिखते हैं, मोटा होना भी बेहयाई है। बेहयाई, बेहया जानते हो? ये कोई शर्म ना हो, खाते जाए खाते जाए। दूसरों की शादी में जाते लोग खूब खाते हैं, कहे क्या अपना पैसा थोड़ लग रहा है, खाओ गुलाब जामुन 20। वो लोग तो मनाते रहते हैं अब जल्दी शादी पड़े किसी के यहाँ। अगर मोटा हो रहा है इसका मतलब कि वो व्यक्ति शोषणकर्ता समूह का है, तो मोटा होना भी बेहयाई है। यहाँ यही कह रहे हैं कि ये शिल्प गौड़ है। और क्या कह रहे हैं? मजदूर, किसान और अन्य वंचित वर्गों का शोषण करने वाला साहित्य। मतलब अगर आप कहें कि ऐसा साहित्य रचा जाए जो मजदूरों का, किसानों का जहां शोषण हो रहा है या जो दमन हो रहा है उसका विरोध करने वाला साहित्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं? किसान, मजदूर, वंचित वर्ग, किसान, मजदूर, वंचित वर्ग, इनके शोषण को रिप्रेजेंट करने वाला साहित्य होना चाहिए, प्रस्तुत करने वाला साहित्य होना चाहिए, और उसके दमन का विरोध करने वाला साहित्य होना चाहिए। जो इनका दमन किया जा रहा है उसके विरोध करने वाला साहित्य होना चाहिए। और ऐसे ही साहित्य को ये कहते हैं, यही साहित्य प्राण तत्व है। ऐसे ही साहित्य को हम प्राण तत्व मानते हैं। क्या बात समझ में आ गई क्या? और इसके पुरोधा है यशपाल, जिनकी रचना पढ़नी है दिव्या। जब मैं आपको दिव्या पढ़ाऊंगा तो दांतों तले उंगली दबा लोगे। यशपाल, यशपाल खुद भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में थे जुड़े हुए। हाँ, पुरोधा, पुरोधा मतलब भीष्म, पुरोधा मतलब सबसे आगे, मतलब मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को अगर आप कहें हिंदी साहित्य में स्टैब्लिश करने वाले, प्राण तत्व। हाँ, इन्होंने कहा है कि इसी को, जो ये जो विरोध करने वाली संवेदना है, इसी संवेदना को साहित्य का प्राण तत्व माना है। ठीक है? ये कहते हैं उसको मैं साहित्य मानता ही नहीं हूं जो लोगों के, जो वंचित वर्ग के, किसान मजदूर के भावनाओं को उठाता ही नहीं है। प्रगतिवादी ये लोग इसीलिए कहते हैं। इसीलिए बाबा नागार्जुन की कविताएं, अकाल और उसके बाद, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया जो सोई चूल्हे के पास, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खजुआई पाखे कई दिनों के बाद। ये है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक? तो यशपाल, यशपाल की अधिकतर जो कहानियां हैं, यशपाल भी जो बहुत बड़े कहानीकार हैं और उपन्यासकार भी हैं। इनकी एक रचना जो दिव्या आपको पढ़नी भी है। ठीक है? तो ये चीज यहां पर इन्होंने रखा है। यशपाल के यहां भी अगर आप देखें, इन्होंने ये कहा है कि भाई हमारी कहानियों में भी यही मूल संवेदना होगी। कौन सी मूल संवेदना? किसान, मजदूर, वंचित वर्ग की आवाज बनना है हमें। ठीक? अगर आप देखें तो इनकी इनकी कहानियों में आपको प्रगतिवादी चेतना दिखाई देगी। इनकी कहानी है भूख के 3 दिन। भूख के 3 दिन, यशपाल की कहानी है भूख के 3 दिन। भूख के 3 दिन, यशपाल की कहानी क्या है? भूख के 3 दिन। इसमें आप देखो, इसमें क्या दिखाया गया है कि बेरोजगारी है, भूखमरी है, किस तरह से भेद बना हुआ है अमीर और गरीब के बीच। अमीर के पास खाने के लिए भरा हुआ है, गरीब के पास खाने के लिए नहीं है, है ना? गरीब के पास कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी ऐसी ऐसी कहानियां भी लिखी हैं जहां आर्थिक शोषण, नारी शोषण और धार्मिक आडंबर को भी उठाया गया है।
आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण, नारी शोषण और धार्मिक शोषण। अच्छा एक बात ये भी समझना, इन्होंने महिलाओं का भी शोषण जो होता है उस पर इन्होंने आवाज उठाई है। इसीलिए मार्क्स की आइडियोलॉजी में विवाह कोई धार्मिक वो नहीं है, वो कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये। हाँ हाँ, ये एक तरह का नारी शोषण ही है। अभी आचार्य जो प्रशांत जी हैं उस पे भी, इस पे भी वो भी इसी इसी फिलॉसफी बोलते हैं। हाँ हाँ, जो मार्कल एंजेलो, एंजल, एंजल, नहीं वो बोल ही नहीं पाएगा। ओशो के चेला है ना वो, ओशो के चेला है, हल्के मत लो। आर्थिक शोषण, नारी शोषण, धार्मिक शोषण। ये क्या कह रहे हैं कि इनके यहाँ जो भी आपको कहानियां मिलेंगी, इनके यहाँ बहुत सारी कहानियां, वो दुनिया, पराया सुख, फलों का कुत्ता, है ना, फूलों का कुत्ता, हाँ फूलों का कुत्ता, हाँ पराया सुख और वो दुनिया। वो दुनिया, वो दुनिया। तुम्हें कुछ नहीं पता है, बस इतने सही सब बात बन जाएगी। अपने को इतना पता है, बहुत कंटेंट जान गए हम। ठीक है। और अगर आप देखें तो इनकी कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जहां पर अन्य पहलुओं को भी छुआ गया है। जैसे तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं, इसी पे गाना बना, मैं इतनी सुंदर क्यों हूं। नहीं, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं, ये कहानी मनोवैज्ञानिक है। तो इसमें आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं, देखिए। हाँ, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं। मैं तो वही हैं ये मुख्यतः इधर के, लेकिन इन्होंने मनोविश्लेषणवादी कहानी भी, मतलब कुछ ऐसी कहानी भी लिख दी, हाँ जो मिक्स है। तो इसमें एक ही बात रही होगी कि जीवन में, ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जीवन में काम चेतना की सहज संतुष्टि अनेक रोगों की दवा है। मतलब ये कह रहे हैं, काम चेतना की अगर संतुष्टि हो जाए तो अधिकतर बीमारियां जो लोगों की हैं, महिला और पुरुष की, वो अपने आप दूर हो जाएंगे। अधिकतर लोग कहते हैं इनकी ये ठीक नहीं चल रही, इनकी शादी करिए सही हो जाएंगे, नहीं कहते। हाँ हाँ, देखो अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जीवन की अधिकतर समस्याएं जो हैं काम चेतना की सहज संतुष्टि के बाद अपने आप सही हो जाती है। अगर आपकी काम चेतना की संतुष्टि है तो अनेक जो आपको बीमारियां हैं वो बीमारियां दूर हो जाएंगी। नहीं, इसी पे तो अगर आप जाएं तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों में कहते हैं सब जो मन में आ रहा है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या ही होता है ये, कोई दिक्कत नहीं है। आज जितने भी रिलेशन चल रहे हैं आप देखो ना, जो लिव इन रिलेशनशिप से है वो उसमें है क्या, क्या है बताओ, यही तो है, कुछ नहीं। जो इच्छा आ रहा है वो कर लो, फिर एकदम फ्री होके पढ़ो। चल, इस पे भी लोग चल रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। बाद में शादी भी करेंगे तो किस भाव से करेंगे पता ही नहीं, और वो शादी करके फिर आगे क्या बढ़ेंगे ये भी पता ही नहीं, क्या संततियों का होगा ये भी पता नहीं। जब यार देखो, इस पे मैं जाऊंगा नहीं कि ये क्या है अच्छा बुरा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आपको हमेशा रेस्टोरेंट में ही खाने की आदत पड़ गई तो आप फिर घर में खा नहीं पाएंगे। मेरी तो ये मान्यता है। एक मैं कहानी पढ़ा था, उसमें यह था कि जब बाहर की अच्छी थालियां मिल रही हों
तो घर का खाना कौन खाता है? और अगर बाहर की थालियां ज्यादा खाई गई तो बीमारियां और ज्यादा होने वाली है। इसीलिए कबीर ने कहा, पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारुम कोटि स्वरूप। नहीं तो आदमी पुरुष इसी में चिंता मर जाएगा कि अब क्या होगा। आईएएस हो गए, फिर अगर मान लो ऐसी समस्या आ जाए तब क्या करोगे? तब तो जीते जी मक्खी खानी पड़ेगी, नहीं खानी पड़ेगी? होता है नहीं होता? चलो अब यही आगे बढ़ो। तो ये चीज आपको दिखाई देती है। तो अगर आप देखें तो इसमें और भी इनके इनके दोस्त हैं जो साथी जिनके साथ लिख रहे हैं। एक तो राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, राहुल जो सांकृत्यायन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो राहुल सांकृत्यायन के अलावा यहां पर आपको नागार्जुन भी दिखाई देंगे, बाबा नागार्जुन, है ना? नागार्जुन, 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 इनकी रचना है अकाल और उसके बाद, इनकी रचना है अकाल और उसके बाद, हरिजन गाथा, ये सब पढ़ाया हुआ है ना? और रांगेय राघव, बस ठीक है, रांगेय राघव। तो समझ गए ना कि ये लोग किस तरीके के लिखेंगे कि जीवन का यथार्थ, आर्थिक परिस्थितियों की खोज, किसान मजदूर वंचित, प्राण तत्व क्या मानेंगे? प्राण तत्व मानेंगे कि इसमें ये सारी बातें दिख रही हैं तो प्राण तत्व वाली बात है, नहीं तो प्राण तत्व नहीं है। ठीक, आगे बढ़िए। मनोवैज्ञानिक कहानियां, मनोवैज्ञानिक कहानियां, मनोवैज्ञानिक कहानियों को देखो कैसी है मनोवैज्ञानिक कहानियां। ये सिगमंड फ्राइड पे है और वही बेस है इसके। और इसमें आपको 3 कहानीकार दिखाई देंगे, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञे। जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञे, हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, अज्ञे, ठीक है। तो ये आपको दिखाई देंगे। ये क्या कह रहे हैं? कोई भी मनुष्य हो, उसके जीवन की मूल प्रवृत्ति होती है लिबिडो। ये ये सभी लोग जो बात कर रहे हैं सिगमंड फ्राइड पर, किस पे बात कर रहे हैं? तो सिगमंड फ्राइड का जो सिद्धांत क्या था? मनोविश्लेषण वाद। क्या था? मनोविश्लेषणवाद। और मनोविश्लेषणवाद में इसी बात को रखा है जो ये तीनों रचनाकार अपने यहां दिखा रहे हैं कि मनुष्य की मूल चेतना क्या है? मूल चेतना क्या है? लिबिडो। लिबिडो का मतलब होता है काम चेतना। अधिकतर लोग मर जाते इसी काम चेतना के चक्कर में, न यहाँ के रहते ना वहां के रहते हैं। इसीलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि जब मन में जो आ रहा है उसको करके खत्म करो, ज्यादा बवाल मत पालो। कि बहुत ज्यादा आपने फितूर पाल लिया, उसके बाद फितूर में डूब रहे हैं, मर रहे हैं, उतरा रहे हैं। इससे अच्छा ये है कि फिर हमको उससे बाहर भी निकलना होगा। क्या कहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी समस्या है लिबिडो। कि व्यक्ति के मन का अध्ययन अगर हम करें तो हमें उसके चेतन के स्तर पर जो वो दिख रहा है वो अपर्याप्त है और भ्रामक है। ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को अगर हम देखें तो व्यक्ति चेतना के स्तर पर जो कुछ भी दिख रहा है वो भ्रामक दिख रहा है।
और अपर्याप्त है, क्योंकि वो छुपा रहा है। क्या गम है जो इतना छिपा रहे हो, तुम क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो? तो वो क्या बताएगा? तब इसने कहा कि ये जो चेतना वो दिखा रहा है, उस चेतन से नहीं, अवचेतन पे बात होनी चाहिए कि उसके मन के भीतर क्या बैठा हुआ है। मन के भीतर तो कुछ और बैठा है। दिखा रहे हैं हम बहुत सज्जनता, कितने दिन तक चलेगा? नहीं चल सकता ना। ये तो बात ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चेतना के स्तर पे, चेतन के स्तर पे अगर हम किसी का मूल्यांकन करते हैं तो वो भ्रामक है, वो अपर्याप्त है, क्योंकि मन का बड़ा हिस्सा अवचेतन का होता है, जो अमूर्त होता है। मन का बड़ा हिस्सा कैसा होता है? अमूर्त। मन दिखता नहीं है, लेकिन मन पागल कर देगा। जब मन अपनी मथनी चलाता है तो एकदम मथ देता है, और तुम जहां नहीं जाना चाहते हो शाम को 6 बजे मधुशाला पहुंच जाते हो। नहीं पहुंच जाते, तुमको शरीर थोड़ा लेके आता, मन लेकर आता। ये है मन। ये कह रहा है मन में क्या चल रहा है? मन में तो वही चल रहा है जो सब जानते हैं। इसीलिए सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत एकदम सटीक बैठा, कोहराम मचा दिया इसके सिद्धांत ने। कहा मन में कुछ और चल रहा है, ऊपर से कुछ लोग और दिखा रहे हैं, चाहिए कुछ और, बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, ये चीज दिखता है। ये कहते हैं व्यक्ति के मानसिक विकार, उसकी कुंठाएं अवचेतन के स्तर पर ही समझी जा सकती हैं और सुलझाई जा सकती हैं। क्या कहता है? व्यक्ति की मानसिक विकार और उसकी कुंठाएं, क्या कह रहे हैं? व्यक्ति की मानसिक विकार और कुंठाएं अवचेतन के स्तर पर ही, चेतन के स्तर पर ही सुलझाई जा सकती हैं, सुलझाई जा सकती हैं। अवचेतन के स्तर पे ही सुलझाई जा सकती हैं, चेतन के स्तर पे हो ही नहीं सकता समाधान। मन में आपके कोई और बीमारी है, जो मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं? डिप्रेशन की दवा क्या है मनोवैज्ञानिकों के पास? क्या करते हैं मनोवैज्ञानिक? क्या सुना भाई तू अपनी कहानी, चल शुरू कर रामलीला। लोग रोने लगते हैं, सुनाते 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 लगे हैं रोने फूट फूट के। क्या और सुना, कोई नहीं है ना, मैं किसी से कहने वाला, सुनाते जाता हूं। और जितना मन आपने सुना उसके बाद आप निकले जैसे लगता है रीबॉर्न हो गया, पुनः जन्म। ये तो करते हैं मनोवैज्ञानिक। एक एक था लड़का, उसको बड़ी दिक्कत थी, मैं लेके गया, मैं हॉस्टल में था इलाहाबाद में, और रोए आए दिन। हम कहे तू चल भाई, तो ले चलते हैं। ले गया तो जो डॉक्टर था उसने कहा तुम जाओ बाहर। बाहर गए, अब फिर थोड़ी देर में देखिए वो लगा रो रहा है। अब लग रहा है कि उसने कुछ जो दुखती नस पे हाथ रख दिया। यही तो करते हैं मन। सिगमंड फ्राइड ने सिद्धांत ही दिया कि अवचेतन के मन पर ही मानसिक विकार और कुंठाएं, कुंठाग्रस्त व्यक्ति होता है किसी को मार देगा, कुंठा बैठ जाए। जैसे अंगुली मार को कुंठा थी कि मुझे कोई सम्मान नहीं देता, इसीलिए तो अंगुली मार जंगल में भागा था। वो नीची जाति का था, उसको कोई सम्मान नहीं दिया। उसने कहा कि अब सांप को काटूंगा, सांप की रगड़ाई होगी। कुंठा दूर हुई कब? जब बुद्ध आए। जिसका मन काबू में न रहे कुछ भी कर देगा। 6 आदमी की हत्या और लाश टांगी, लाश के टुकड़े टुकड़े कर कर ले जाके बोरियों में फेंक दिया। ये क्या है? कुंठाई तो है। ये मन ना बड़ा खतरनाक है। संतों मन सबको भरमाया, मन ने भ्रमित किया है सबको, और कुछ नहीं है। हम भ्रमित ही हैं मन की वजह से। तुम सवेरे थोड़ा एक्सरसाइज करो, इस पे बैठ जाओ। अभी तो पहली मंजिल है, आप तो अभी से घबरा गए।
कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अरे फोड़े ओड़े भी निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन होना चाहिए। इलाज करा देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है। तो इतना मजा आ रहा है, आ गया क्वेश्चन तो तुम रगड़ दोगे मनोविश्लेषणवाद पे, कहीं कुछ आ जाए। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आएगी कि यहां पर अगर आप देखें, कोई भी समस्या होगी तो मानसिक विकार हो, कुंठाएं हो, वो अवचेतन के स्तर पे ही सुलझाई जाएंगी, चेतन के स्तर पे सुलझाई ही नहीं जाएंगे। और ये और क्या कहता है कि जो व्यक्ति होता है उसका सामाजिक व्यवहार इड, ईगो और जो जो सुपर ईगो से चलता है। इड, कोई भी व्यक्ति है तो इड, ईगो और सुपर ईगो, इड, ईगो और सुपर ईगो, ये क्या है भाई? इसने ये कहा है कि अगर हमको किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को देखना है तो इड को देखना चाहिए, ईगो को देखना चाहिए और उसके सुपर ईगो को देखना चाहिए, हमें अपने आप व्यक्ति समझ में आ जाएगा। और इसने अपने इस प्रयोग के लिए, सिगमंड फ्राइड ने हजारों प्रयोग किए लोगों पर, जो सबको बुला बुला के सबसे पूछा, बोल भाई तेरे मन में क्या चल रहा है? क्या यही चल रहा है? मैं तो पहले ही समझ रहा था यही चलेगा, तेरे मन में भी यही चलेगा। उस तरीके से इसने हजारों प्रयोग किए और दुनिया भर में इसके बहुत हजारों प्रशंसक, फिर धीरे धीरे जो लाखों प्रशंसक इसके हो गए। और आगे चल के हिंदी साहित्य में भी हमारे हिंदी साहित्य के कुछ रचनाकार इससे प्रभावित हुए, और उसमें जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञे और भी कई लोग, जिन्होंने मनोविज्ञान का, मनोविश्लेषणवाद का बहुत बेहतरीन प्रयोग किया है। ठीक है। और अगर आप देखें मनोवैज्ञानिक कहानियां होती कैसी हैं, ये बाहरी जीवन पे केंद्रित ही नहीं होती। जैसे अगर आप कहें ये समाज पर केंद्रित होगी, राजनीति पर केंद्रित होगी, आर्थिक विषय वस्तु पर केंद्रित होगी, नहीं। ये कहानी समाज राजनीति, आर्थिक ढांचा, इस पर केंद्रित ही नहीं होगी। मतलब आप ये कह सकते हैं बाहरी संरचना पर केंद्रित नहीं होती, बाहरी संरचना पर केंद्रित नहीं, तो केंद्रित किस पे होती है? आंतरिक संरचना पर। किस पर केंद्रित होती है? आंतरिक संरचना पर। ये आंतरिक व्यक्ति के आंतरिक मन के ऊपर केंद्रित होती है ना? इसमें घटनाओं का महत्व बहुत कम होता है। इन कहानियों में घटनाओं की बात नहीं होगी, तो क्या होगा? चरित्रों के अंदर अंतर्द्वंद दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? चरित्रों में अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद लड़ेंगे कि अब मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, तू क्या करता है, मैं नहीं करता। एक मन कहेगा तू गलत है, एक मन कहेगा तू सही है। एक कहेगा तू राजा है, एक कहेगा तू कुछ नहीं है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, एक कहेगा कि देख वो क्या कर रहा है, सब कुछ है उसके पास, एक अच्छी व्यवस्था है, हर काम हो रहा है। उसके साथ जो रह रही है वो हो गई आई है, सर तू यहीं पे घूम रहा है। वो दोनों ही साथ रहते, दोनों ही हो गए, और तू बहुत साधु बना घूम रहा है, कुछ नहीं हुआ तेरा। ईमानदारी से तुझको क्या मिला? कुछ मिला क्या? ईमानदारी कुछ नहीं देती। ये क्या है? अंतर्द्वंद। ये अंतर्द्वंद, और ये जब आ जाता है तो बहुत चिंतन मनन होता है। चिंतन मनन, चिंतन मनन, बहुत चिंतन मनन होगा। और अगर आप देखें यहां पर आत्म विश्लेषण, हमेशा व्यक्ति अपना विश्लेषण करता रहेगा, मैं अच्छा हूं, आत्म विश्लेषण करता रहेगा। आत्म विश्लेषण,
आत्मविश्लेषण, है ना, आत्मविश्लेषण करता रहेगा, ये चीज दिखाई देगा कि अपना विश्लेषण करता रहेगा हमेशा। इनकी भाषा कैसी होगी? जो सीधी सपाट नहीं होगी, इनकी भाषा होगी प्रतीकात्मक, क्योंकि सीधी बात नहीं कह पाएंगे। ये भाषा जो इनकी कैसी होगी? जो सीधी सपाट नहीं होगी, सीधी सपाट नहीं, प्रतीकात्मक भाषा होगी, क्योंकि बहुत सारी बातें मन की होंगी। अब मन की बातें होंगी तो एक्स को प्रेम है वाई से, वाई अगर हाँ कहती है तो एक पीला फूल ला के रख दे, जिससे ये मान लिया जाएगा कि एक्स को प्रेम है वाई से, या जो वाई को प्रेम है एक्स से। ऐसा ऐसा स्कूलों में होता था। हाँ हाँ, उस दिन तुम पीला सूट पहन के आना, और अगर नहीं है तो हाँ तो लाल पहन के आना, इससे ये पता चल जाए खतरा है। ये प्रतीकात्मक भाषा है कि अगर आप जो बात पूछना चाहते हैं उसके लिए जो चरित्र है वो अपने मन की भीतर की भावनाओं को सीधे शब्दों में रख ही नहीं सकता। तो लेखक की जो कोशिश क्या होती है, चेतन और अवचेतन के बीच का जो अंतर है, जो फासला है, उसको पाठक के सामने रख दिया जाए। मनोविश्लेषणवादी लेखक जो होगा वो चेतन और अचेतन के बीच में जो अंतर होता है, गैप, उसको बोलते फाक। फाक मतलब जानते हो ना, गैप। चेतन और अचेतन के बीच का जो अंतर है उसको पाठक के बीच लेकर जाना कि भाई देख, जो वो दिख रहा है ना वो है नहीं। तो कैसा है? अरे भीतर से तो बड़ा कमजोर है यार, वो ऊपर से मजबूत दिख रहा है। ये काम करती हैं मनोविश्लेषणवादी कहानियां, और पाठक को इस बात के लिए विवश कर देती हैं कि वो भीतर उतरे अपने, और भीतर की अंतर्दृष्टि पर बात करती है ये कहानियां। ठीक है, क्या क्लियर? क्लियर हो गया? थोड़ा एक चाय, फिर उसके बाद आगे।